नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम भारत की सरकार के दो सबसे बड़े नियमों रूल्स के बारे में इतनी गहराई से और इतनी आसानी से सीखेंगे कि आप दूसरों को भी पढ़ा पाएंगे। हम हर इंग्लिश शब्द का मतलब भी समझेंगे। 1. मोशन ऑफ थैंक्स, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव। सबसे पहले बात करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स की। इसे ऐसे समझो जैसे स्कूल के पहले दिन प्रिंसिपल आकर सबको बताते हैं कि स्कूल कैसा चलेगा। हमारे देश में जब भी जनरल इलेक्शन, आम चुनाव होते हैं और नई सरकार बनती है तो उसका जो पहला सेशन बैठक होता है उसमें प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं। इसके अलावा हर साल जब नया फिस्कल ईयर, वित्तीय वर्ष माइनस जो 1 अप्रैल से शुरू होता है आता है, तब भी साल की पहली बैठक में राष्ट्रपति भाषण देते हैं। इस भाषण को प्रेसिडेंट्स एड्रेस कहते हैं। इस भाषण में राष्ट्रपति ये बताते हैं कि सरकार ने प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल में क्या क्या अच्छे काम किए और कमिंग ईयर, आने वाले साल में उनकी क्या क्या नई पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, नीतियां और योजनाएं हैं। जैसे हमने पिछले साल 100 अस्पताल बनाए और अगले साल हम हर बच्चे को फ्री लैपटॉप देंगे। अब आता है असली काम। राष्ट्रपति के इस भाषण के बाद पार्लियामेंट में मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है। इसे रूलिंग पार्टी, जिसकी सरकार है, का एक एमपी सांसद पेश करता है। वो कहता है, राष्ट्रपति जी ने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण थैंक यू नहीं है। इस पर पूरे 3 से 4 दिनों तक डिस्कशंस एंड डिलिबरेशंस, गहरी चर्चा और बहस होती है। यहां ऑपोजिशन, विपक्षी दल को सरकार की खिंचाई करने का मौका मिलता है। वे सरकार के लैप्सेस एंड फेलियर्स, गलतियों और कमियों को सबके सामने लाते हैं। वे चिल्लाकर कह सकते हैं, आपने कहा था अस्पताल बनाएंगे, लेकिन वे तो अभी तक आधे ही बने हैं। जब 3-4 दिन की ये बहस खत्म हो जाती है तब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री खुद खड़े होते हैं और विपक्ष के सारे सवालों के रिप्लाईज जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में इस पर वोट मतदान होता है। अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनो, इस मोशन का पास होना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये मोशन पास नहीं हुआ, यानी आधे से ज्यादा सांसदों ने ना कह दिया, तो इसका मतलब होता है डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की हार। ऐसी स्थिति में सरकार को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, यानी इस्तीफा देना पड़ सकता है। यह सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा है। 2. नो डे येट नेम्ड मोशन, बिना तारीख वाला चर्चा का प्रस्ताव। अब बात करते हैं नो डे येट नेम्ड मोशन की। ये थोड़ा मजेदार है। मान लो क्लास में किसी बच्चे को बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन टीचर के पास अभी टाइम नहीं है। तो टीचर कहती है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मैं इस पर बात जरूर करूंगी, लेकिन कब करूंगी ये बाद में बताऊंगी। बिल्कुल वैसे ही जब पार्लियामेंट का कोई मेंबर किसी खास मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है तो वो एक मोशन लाता है। अगर स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष, कैप्टन को लगता है कि मुद्दा अच्छा है तो वो उसे एडमिटेड स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उस समय उस चर्चा के लिए कोई डेट, तारीख फिक्स नहीं की जाती। इसीलिए इसे नो डे येट नेम्ड कहते हैं, यानी जिसका दिन अभी तय नहीं हुआ है। फिर आगे क्या होता है? स्पीकर सदन के कामकाज की स्थिति, स्टेट ऑफ बिजनेस को देखते हैं कि और कितनी जरूरी फाइलें निपटानी है। वे लीडर ऑफ द हाउस, सदन के नेता, जो आमतौर पर पीएम होते हैं, से सलाह लेते हैं या फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कामकाज तय करने वाली समिति की सिफारिश सुनते हैं। इन सब से बात करने के बाद स्पीकर साहब एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अलॉट, तय, बांटना कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी सांसद को देश में बढ़ते प्रदूषण पर बात करनी है और स्पीकर ने उसे एडमिटेड कर लिया, तो 2 दिन बाद स्पीकर कह सकते हैं कि अगले शुक्रवार दोपहर 2 बजे से इस प्रदूषण वाले मोशन पर चर्चा होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों के बीच का अंतर याद रखने के लिए आपके लिए एक छोटा सा स्मार्ट चार्ट बना दूं?
नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। चलिए, आज हम भारत की संसद पार्लियामेंट को एक बहुत बड़े स्कूल की तरह समझते हैं, जहां देश के बड़े बड़े नेता नियम बनाने के लिए मिलते हैं। मैं आपको इन 3 जादुई औजारों टूल्स के बारे में इतनी गहराई से और इतनी सरल भाषा में समझाऊंगा कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। 1. पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नियम तोड़ने वाली सीटी। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर की। इसे हिंदी में औचित्य का प्रश्न कहते हैं। इसका उच्चारण है एयुचित्या का प्रश्न। कल्पना करो कि आप स्कूल में एक दौड़ लगा रहे हो, लेकिन आपका एक दोस्त बीच रास्ते से ही मुड़कर जीत जाता है। आप तुरंत हाथ उठाओगे और चिल्लाओगे, सर ये गलत है, इसने नियम तोड़ा है। संसद में इसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। जब भी सदन हाउस के अंदर कोई सदस्य मेंबर देखता है कि काम नियमों रूल्स के हिसाब से नहीं हो रहा, तो वो ये सवाल उठाता है। यह सवाल देश के कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान या सदन की रूल बुक से जुड़ा होना चाहिए। जैसे ही कोई सदस्य इसे उठाता है, सदन की सारी बातें वहीं रुक जाती हैं और इसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिवाइस, असाधारण तरीका कहा जाता है, क्योंकि ये चलती हुई कार्यवाही को रोक देता है। यहां सबसे बड़ी शक्ति स्पीकर अध्यक्ष के पास होती है। वही तय करते हैं कि नियम टूटा है या नहीं। इस पर कोई डिबेट, बहस नहीं होती, यानी अध्यक्ष जो कहेंगे वही सबको मानना पड़ेगा। ये अक्सर ऑपोजिशन, विपक्ष द्वारा सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सरकार अपनी मनमानी न कर सके। 2. हाफ एन आवर डिस्कशन, बात की गहराई तक जाना। अब समझते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन के बारे में। इसका हिंदी नाम है आधे घंटे की चर्चा, ढे घंटे की चर्चा। कभी कभी क्लास में टीचर किसी सवाल का बहुत छोटा सा जवाब देते हैं, पर आपको वो समझ नहीं आता और आप और ज्यादा जानना चाहते हो। संसद में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी मंत्री, मिनिस्टर ने किसी सवाल का जवाब दिया है, लेकिन वो बात अभी भी साफ क्लियर नहीं हुई है, तो उसे और अच्छे से समझने या एलुसिडेशन, स्पष्टीकरण माइनस एक्सप्लेनेशन के लिए ये चर्चा की जाती है। ये चर्चा किसी ऐसे विषय पर होती है जो जनता के लिए बहुत जरूरी हो, यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो। इसके लिए स्पीकर हफ्ते में 3 दिन का समय दे सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई फॉर्मल मोशन, औपचारिक प्रस्ताव नहीं लाया जाता और न ही कोई वोटिंग, मतदान होती है। इसका मतलब है कि यहां सिर्फ जानकारी ली और दी जाती है। किसी को हराने या जिताने के लिए वोट नहीं डाला जाता। ये बस सच जानने का एक तरीका है। 3. शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2 घंटे वाली जरूरी मीटिंग। अंत में आता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसे अल्पकालिक चर्चा कहते हैं। इसे 2 घंटे की चर्चा, 2 आवर डिस्कशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका समय 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। सोचिए, अगर आपके मोहल्ले में अचानक बहुत गंदा पानी आने लगे, तो ये एक अर्जेंट, तुरंत वाली समस्या है। ऐसे ही जब देश में कोई बहुत जरूरी और अचानक आई समस्या, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पर बात करनी हो, तब सांसद इस औजार का उपयोग करते हैं। ये तरीका साल 1953 से चला आ रहा है। इसके लिए स्पीकर हफ्ते में 2 दिन का समय तय कर सकते हैं। इसमें भी हाफ एन आवर डिस्कशन की तरह न तो कोई प्रस्ताव लाया जाता है और न ही वोटिंग की जाती है। ये बस इसलिए है ताकि सरकार और बाकी नेता मिलकर किसी बड़ी समस्या पर 2 घंटे तक गहराई से बात कर सकें और उसका हल ढूंढ सकें। आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगर कोई नेता बिना अनुमति के बोलने लगे, तो दूसरा नेता सीटी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बजाकर उसे रोक देगा। हाफ एन आवर। अगर सरकार ने कहा हमने बहुत पेड़ लगाए, तो सदस्य पूछेंगे कहां लगाए, कितने बड़े हुए, गहराई से जानकारी लेना। शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर अचानक कहीं बाढ़ आ जाए, तो 2 घंटे की चर्चा होगी कि लोगों को कैसे बचाना है, तुरंत वाली बात। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों के बीच अंतर बताने के लिए आपका एक छोटा सा टेस्ट लूं, ताकि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो जाए? नमस्ते।
अब हम इस पूरी बात को दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझेंगे, जैसे एक बड़े भाई अपने छोटे भाई को कहानी सुनाता है। पार्लियामेंट यानी संसद को आप अपने स्कूल की एक बड़ी सभा समझो, जहां देश के लिए जरूरी फैसले लिए जाते हैं। रेजोल्यूशंस, संकल्प क्या होते हैं? संसद के सदस्य रेजोल्यूशंस इसलिए लाते हैं ताकि वे सरकार का ध्यान जनता के जरूरी कामों की तरफ खींच सकें। इसे ऐसे समझो जैसे आपकी क्लास का कोई बच्चा टीचर का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता है कि स्कूल के खेल के मैदान में घास बहुत बड़ी हो गई है। इसे ही हम जनरल पब्लिक इंटरेस्ट यानी सबके भले की बात कहते हैं। जब कोई सदस्य संकल्प मूव करता है तो इसका मतलब है कि वो सबके सामने अपना विचार रख रहा है। बातचीत के नियम स्ट्रिक्टली रेलेवेंट। जब किसी रेजोल्यूशन पर चर्चा शुरू होती है तो वो बहुत ही स्ट्रिक्टली रेलेवेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर बात पानी बचाने पर हो रही है तो आप चॉकलेट की कीमत पर बात नहीं कर सकते। चर्चा उसी स्कोप यानी दायरे के अंदर होनी चाहिए जो उस संकल्प में लिखा है। अगर कोई बच्चा इधर उधर की बातें करेगा तो उसे चुप करा दिया जाएगा ताकि समय बर्बाद न हो। वापस नहीं ले सकते। लीव ऑफ द हाउस। एक बार जब किसी सदस्य ने अपना रेजोल्यूशन या उसमें कोई अमेंडमेंट माइनस यानी छोटा बदलाव पेश कर दिया तो वो उसे अपनी मर्जी से वापस नहीं ले सकता। अगर उसे अपना विचार वापस लेना है तो उसे लीव ऑफ द हाउस लेनी होगी, जिसका मतलब है पूरी सभा की इजाजत। ये इसलिए है क्योंकि एक बार जब बात शुरू हो गई तो वो पूरे देश की संपत्ति बन जाती है, सिर्फ उस एक सदस्य की नहीं। 3 तरह के रेजोल्यूशंस कैटेगरीज। इसे हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन, जिसे वो सदस्य लाता है जो मंत्री नहीं है। दूसरा है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जिसे कोई मिनिस्टर माइनस यानी सरकार का बड़ा अधिकारी लाता है। तीसरा है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, जो बहुत खास है। इसे स्टैट्यूटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनस संविधान या किसी कानून के आदेश पर लाया जाता है। इसे मंत्री या आम सदस्य कोई भी ला सकता है। रेजोल्यूशन बनाम मोशन। सबसे जरूरी अंतर। अब समझो कि रेजोल्यूशन और मोशन में क्या फर्क है। असल में हर रेजोल्यूशन एक प्रकार का सब्सटेंटिव मोशन ही होता है। सब्सटेंटिव का मतलब है बहुत ही ठोस और जरूरी बात। लेकिन सारे मोशन सब्सटेंटिव नहीं होते, कुछ छोटे मोटे भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है कि मोशंस पर हमेशा वोट डालना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर रेजोल्यूशन पर वोटिंग होना अनिवार्य है। यानी अंत में हाँ या ना का फैसला जरूर होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ असली उदाहरण दूं कि पिछले साल भारत की संसद में कौन से बड़े रेजोल्यूशंस पास हुए थे? बहुत बढ़िया। अब हम इस पूरी कहानी को एकदम गहराई से समझेंगे। मैं तुम्हें कुछ ऐसे बेहतरीन उदाहरण एग्जाम्पल्स दूंगा कि तुम अपनी क्लास में सबसे होशियार बन जाओगे। 1. रेजोल्यूशंस क्या हैं? आम जनता की आवाज। इसे सबसे सरल तरीके से समझो। रेजोल्यूशंस एक तरह का प्रस्ताव या सुझाव हैं। जब संसद का कोई सदस्य देखता है कि देश में कोई बड़ी समस्या है, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है या बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो वो सरकार को जगाने के लिए रेजोल्यूशन लाता है। वो चिल्लाकर नहीं, बल्कि एक कागज पर लिखकर कहता है, मैं चाहता हूं कि ये सभा इस समस्या पर ध्यान दे। इसे ही जनरल पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं, यानी ऐसी बात जो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। 2. टॉपिक से भटकना मना है। स्ट्रिक्टली रेलेवेंट डिस्कशन। संसद में जब किसी रेजोल्यूशन पर बहस होती है तो उसे स्ट्रिक्टली रेलेवेंट होना पड़ता है। इसका मतलब है कि चर्चा सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दे पे होगी। मान लो रेजोल्यूशन है किसानों को खाद फर्टिलाइजर देने के बारे में। अब अगर कोई नेता वहां खड़ा होकर अपनी विदेश यात्रा की कहानियां सुनाने लगे तो स्पीकर उसे रोक देगा। वो कहेगा कि आप स्कोप यानी सीमा के बाहर जा रहे हैं। आपको सिर्फ खाद और किसानों की ही बात करनी होगी। इससे समय बचता है और काम जल्दी होता है। 3. एक बार कह दिया तो कह दिया, नो इजी विथड्रॉल। ये नियम सबसे दिलचस्प है। अगर किसी सदस्य ने कोई रेजोल्यूशन या उसमें कोई अमेंडमेंट माइनस यानी छोटा सा सुधार पेश कर दिया तो वो उसे अपनी मर्जी से वापस विथड्रॉ नहीं ले सकता। उसे पूरी सभा से लीव ऑफ द हाउस मांगनी पड़ती है। इसका मतलब है उसे पूछना पड़ेगा, क्या मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूं? अगर सभा के सदस्य मना कर दें तो उसे बहस जारी रखनी ही पड़ेगी। यह इसलिए किया गया है ताकि कोई भी सदस्य संसद का कीमती समय मजाक में बर्बाद न करे। 4. 3 तरह के रेजोल्यूशंस, द 3 कैटेगरीज। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है। प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन। इसे वो सदस्य मेंबर लाता है जो सरकार में मंत्री नहीं है। यह अक्सर शुक्रवार फ्राइडे को लाए जाते हैं।
जैसे कोई विपक्षी दल का नेता कहे कि हमें इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी चाहिए। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, इसे देश का कोई मिनिस्टर यानी मंत्री लाता है। जैसे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कोई प्रस्ताव लाएं कि हमें सीमा पर नई चौकियां बनानी है। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, स्टैट्यूटरी माइनस बाय स्टैट्यूटरी बाय, ये बहुत पावरफुल होता है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान या किसी कानून के तहत लाना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर सरकार को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल बढ़ाना है तो उसे ये रेजोल्यूशन लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा कानून ऐसा कहता है। 5. रेजोल्यूशन बनाम मोशन, द मास्टर लेवल कॉन्सेप्ट। यहां बहुत से लोग गलती करते हैं, पर तुम नहीं करोगे। मोशन एक बहुत बड़ा शब्द है। संसद में कोई भी बात शुरू करने के लिए मोशन लाना पड़ता है, लेकिन रेजोल्यूशन उसका एक बहुत ही खास और ठोस हिस्सा है। सब्सटैंटिव मोशन, सब्सटैंटिव माइनस बाय अपॉन सब्सटैंटिव बॉर। इसका मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण और आत्मनिर्भर प्रस्ताव। हर रेजोल्यूशन इसी कैटेगरी में आता है। वोटिंग का खेल, द वोटिंग रूल। कई बार संसद में मोशन सिर्फ चर्चा के लिए लाए जाते हैं और उन पर वोटिंग नहीं होती, लेकिन रेजोल्यूशन की ये पहचान है कि इस पर वोटिंग होना कंपल्सरी, अनिवार्य है। सभा को आखिरी में हाथ उठाकर या बटन दबाकर बताना ही पड़ेगा कि वे इस बात से सहमत हैं या नहीं। एक ताज़ा उदाहरण, एग्जाम्पल, अभी कुछ समय पहले भारत सरकार ने आर्टिकल 370 के बारे में जो बड़ा फैसला लिया था, वो एक स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन के जरिए ही शुरू हुआ था। उसे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ने पेश किया था। उस पर जमकर बहस हुई, स्ट्रिक्टली रेलेवेंट, और अंत में उस पर वोटिंग हुई। क्योंकि वो कानून और संविधान से जुड़ा था, इसलिए वो एक स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन था। क्या अब तुम्हारे दिमाग में रेजोल्यूशंस और मोशंस की तस्वीर एकदम साफ है? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूं जिससे तुम्हें पता चले कि तुम अब इस टॉपिक के एक्सपर्ट बन चुके हो? नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन। आज हम भारत के सबसे बड़े नियम बनाने वाले घर यानी संसद, पार्लियामेंट के बारे में इतनी गहराई से और इतनी आसान भाषा में बात करेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। चलिए एक एक करके हर बात को कहानियों की तरह समझते हैं। यूथ पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट। यूथ पार्लियामेंट का मतलब है बच्चों की संसद। इसकी शुरुआत 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस, चौथी अखिल भारतीय विप कॉन्फ्रेंस की सलाह पर हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विप क्या होता है। बेटा, जैसे आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है जो देखता है कि सब बच्चे लाइन में चल रहे हैं या नहीं, वैसे ही असली पार्लियामेंट में विप वो व्यक्ति होता है जो अपनी टीम के सदस्यों को अनुशासन में रखता है। इस कॉन्फ्रेंस में बड़े नेताओं ने सोचा कि अगर हम बच्चों को बचपन से ही संसद का खेल खिलाएंगे तो वे बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। इसका सबसे बड़ा मकसद, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी नई पीढ़ी यानी आप जैसे बच्चे प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, काम करने के तरीके और नियमों को समझ सकें। इसका मतलब है कि संसद में लोग कैसे बैठते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं और कैसे वोट देते हैं। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि इससे बच्चों के अंदर डिसिप्लिन, अनुशासन और टॉलरेंस, सहनशीलता पैदा होती है। सहनशीलता का मतलब है कि अगर कोई दूसरा बच्चा ऐसी बात कहे जो आपको पसंद नहीं, तो भी आप उसे शांति से सुनें और गुस्सा न करें। यह आपके कैरेक्टर, चरित्र को बहुत मजबूत बनाता है। इसका एक और बड़ा लक्ष्य है बच्चों में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बुनियादी वैल्यूज भरना। लोकतंत्र का मतलब है एक ऐसी जगह जहां सबकी बात सुनी जाती है। जब आप यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा लेते हैं तो आपको एक सही पर्सपेक्टिव, नजरिया मिलता है कि हमारे देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं कैसे काम करती हैं। और पता है आपकी मदद कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्रालय, राज्यों को ट्रेनिंग और हौसला देती है ताकि हर स्कूल में ये प्रोग्राम हो सके। जैसे आपकी टीचर आपको हाथ पकड़कर लिखना सिखाती है, वैसे ही ये मंत्रालय सबको संसद चलाना सिखाता है। कानून बनाने का तरीका, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अब बात करते हैं
कि हमारे देश में असली कानून कैसे बनते हैं। कानून बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहते हैं। भारत में दो मुख्य सदन हाउसेस हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। याद रखिएगा, कानून बनाने का तरीका दोनों ही जगह लगभग एक जैसा सिमिलर होता है। किसी भी नए नियम के विचार को जब तक वो पक्का कानून नहीं बन जाता, हम बिल विधेयक कहते हैं। हर बिल को इन दोनों कमरों या हाउसेस से होकर गुजरना पड़ता है। संसद में दो तरह के लोग बिल ला सकते हैं। पहला होता है पब्लिक बिल, जिसे गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। इसे केवल सरकार का कोई मिनिस्टर मंत्री ही पेश कर सकता है, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री। दूसरा होता है प्राइवेट बिल, जिसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। इसे संसद का कोई भी सदस्य ला सकता है जो मंत्री नहीं है। भले ही दोनों को पास करने का तरीका एक जैसा है, लेकिन सरकारी बिल के पास होने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा लोगों का साथ होता है। संसद में आने वाले ये बिल 4 तरह के होते हैं और इन्हें समझना बहुत आसान है। 1. ऑर्डिनरी बिल्स, साधारण विधेयक। ये रोजमर्रा की चीजों के बारे में होते हैं, जैसे पढ़ाई, सड़क या सुरक्षा के नियम। 2. मनी बिल्स, धन विधेयक। ये सबसे खास है। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में है। ये सिर्फ पैसों, टैक्स और देश की तिजोरी से जुड़े खर्चों के बारे में होता है। 3. फाइनेंशियल बिल्स, वित्त विधेयक। ये भी पैसों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये मनी बिल से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि इनमें पैसों के साथ साथ कुछ और नियम भी जुड़े हो सकते हैं। 4. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, संविधान संशोधन विधेयक। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन भारत की सबसे बड़ी नियमों की किताब है। अगर उस किताब में ही कोई बदलाव करना हो तो हम इस बिल का इस्तेमाल करते हैं। संविधान ने इन चारों तरह के बिलों को पास करने के लिए अलग अलग रास्ते बताए हैं। उदाहरण के लिए, मनी बिल के मामले में लोकसभा बहुत ताकतवर होती है और राज्यसभा के पास बहुत कम शक्तियां होती हैं, लेकिन ऑर्डिनरी बिल के लिए दोनों हाउस बराबर की ताकत रखते हैं। जब कोई बिल इन दोनों जगहों से पास हो जाता है और अंत में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उस पर अपने साइन कर देते हैं, तब वो बिल एक एक्ट यानी पक्का कानून बन जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं कि एक साधारण बिल कैसे कानून की शक्ल लेता है? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज मैं तुम्हें दुनिया के सबसे आसान तरीके से समझाऊंगा कि भारत में एक साधारण कानून, जिसे ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, कैसे बनता है। सोचो कि तुम अपने स्कूल के कैप्टन हो और तुम्हें एक नया नियम बनाना है कि हर शनिवार को सब बच्चे खेलेंगे। इस नियम को सच बनाने के लिए तुम्हें कुछ खास सीढ़ियां चढ़नी होंगी। संसद पार्लियामेंट में इस प्रक्रिया की पहली सीढ़ी को फर्स्ट रीडिंग, प्रथम वाचन कहते हैं। यहां बस खेल की शुरुआत होती है। ऑर्डिनरी बिल की खास बात यह है कि इसे संसद के किसी भी सदन हाउस में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। इसे या तो सरकार का कोई मिनिस्टर पेश करता है या फिर कोई भी सदस्य, जिसे प्राइवेट मेंबर कहते हैं। इसे शुरू करने के लिए सदन से अनुमति, लीव ऑफ द हाउस लेनी पड़ती है, जैसे तुम क्लास में बोलने से पहले हाथ उठाकर मे आई पूछते हो। लेकिन अगर ये बिल पहले ही सरकारी अखबार यानी गज़ेट ऑफ इंडिया में छप चुका है तो अनुमति की जरूरत नहीं होती। इस स्टेज पर कोई लड़ाई झगड़ा या चर्चा नहीं होती, बस सबको बताया जाता है कि ये नया नियम आने वाला है। दूसरी सीढ़ी सबसे रोमांचक है, जिसे सेकंड रीडिंग, द्वितीय वाचन कहते हैं। यह बिल की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है क्योंकि यहां उसे बहुत ध्यान से परखा जाता है। इसके 3 छोटे छोटे हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में होती है जनरल डिस्कशन, सामान्य चर्चा। यहां सदस्य सिर्फ बिल की बड़ी बातों पर बात करते हैं, बारीकियों पर नहीं। इसके बाद सदन 4 रास्ते चुन सकता है।
या तो अभी बात करो, या इसे सिलेक्ट कमेटी एक सदन के एक्सपर्ट्स के पास भेज दो, या जॉइंट कमेटी दोनों सदनों के एक्सपर्ट्स को दे दो, या फिर जनता से पूछो कि उन्हें यह कैसा लगा। अगर बिल कमेटी स्टेज में जाता है तो वहां एक्सपर्ट्स इसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर देखते हैं। वे एक एक लाइन क्लॉज बाय क्लॉज को पढ़ते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे सुधारते हैं, पर वे बिल का असली मकसद नहीं बदल सकते। इसके बाद आता है कंसिडरेशन स्टेज, जहां पूरा सदन एक एक लाइन पर वोट डालता है। अगर किसी को कोई शब्द पसंद नहीं आया तो यहां बदलाव अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। अब बारी आती है आखिरी सीढ़ी की, जिसे थर्ड रीडिंग, तृतीय वाचन कहते हैं। यहां तक आते आते बिल बिल्कुल तैयार हो चुका होता है। अब इसमें कोई भी छोटा या बड़ा बदलाव नहीं किया जा सकता। यहां सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या आपको ये पूरा बिल पसंद है या नहीं। सदस्य हां या ना में वोट देते हैं। अगर आधे से ज्यादा लोग मेजॉरिटी हां कह देते हैं तो बिल उस सदन से पास मान लिया जाता है। इसके बाद उस सदन का बड़ा अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पर साइन करता है, जिसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं। फिर उस कागज को दूसरे सदन अदर हाउस में भेज दिया जाता है, ताकि वहां भी यही सारी प्रक्रिया फिर से दोहराई जाए। जब दोनों सदन मान जाते हैं और आखिर में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, तब वो बिल एक पक्का कानून यानी एक्ट बन जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं कि जब बिल दूसरे सदन सेकंड हाउस में जाता है तो वहां उसके साथ क्या क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब हम इस कहानी के अगले और सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं। जब पहला सदन फर्स्ट हाउस बिल को पास करके दूसरे सदन सेकंड हाउस को भेजता है तो वहां क्या होता है। इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर असली दिमागी मुकाबला होता है। जब बिल दूसरे सदन, मान लो राज्यसभा में पहुंचता है, तो वहां भी वही पुरानी 3 सीढ़ियां, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रीडिंग, फिर से दोहराई जाती हैं। लेकिन दूसरे सदन के पास 4 जादुई रास्ते, ऑप्शंस होते हैं। पहला रास्ता तो बहुत सीधा है। अगर उन्हें बिल पसंद आ गया तो वे उसे बिना किसी बदलाव के पास कर देते हैं। जैसे ही वे हां बोलते हैं, बिल सीधा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास उनके साइन के लिए चला जाता है। यह सबसे आसान तरीका है। दूसरा रास्ता थोड़ा टेढ़ा है। दूसरे सदन को लगता है कि बिल अच्छा तो है, पर इसमें कुछ गलतियां हैं, तो वे उसमें कुछ बदलाव, अमेंडमेंट्स करते हैं और उसे वापस पहले सदन के पास भेज देते हैं। अब अगर पहला सदन उन बदलावों को मान लेता है तो बिल पास माना जाता है। लेकिन अगर पहला सदन कहता है कि नहीं, हमें तुम्हारे बदलाव पसंद नहीं आए, तो दोनों सदनों के बीच एक झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसे हम तकनीकी भाषा में डेडलॉक, गतिरोध कहते हैं। तीसरा रास्ता सबसे कड़ा है। दूसरा सदन बिल को देखते ही पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकता है। वे कह सकते हैं कि हमें यह बिल बिल्कुल पसंद नहीं है। और चौथा रास्ता है शांति का रास्ता। दूसरा सदन बिल को लेकर चुपचाप बैठ जाए और 6 मंथ्स, 6 महीने तक कोई जवाब ही न दे। अगर इन दोनों रास्तों, रिजेक्ट करना या 6 महीने तक चुप रहना में से कुछ भी होता है, तो फिर से वही डेडलॉक वाली स्थिति पैदा हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस झगड़े को सुलझाएगा कौन। जब दोनों सदनों के बीच 6 महीने तक कोई बात नहीं बनती, तो भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दखल देते हैं। वे एक जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। सोचो कि एक बहुत बड़ा कमरा है जहां दोनों घरों के सारे सदस्य एक साथ बैठते हैं। यहां फिर से वोटिंग होती है, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स, राज्यसभा से बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जीत अक्सर उसी की होती है जो लोकसभा चाहती है। एक बार जब बिल इन सब मुश्किलों से निकलकर दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो वो अपने आखिरी पड़ाव यानी प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति के पास भी 3 शक्तियां होती हैं। या तो वे मुस्कुराकर साइन कर दें, जिसके बाद बिल एक्ट बन जाता है, या वे बिल को अपने पास रख लें, जिसे विथहोल्ड करना कहते हैं, या फिर वे उसे एक बार सुधार के लिए वापस भेजें। लेकिन याद रखना, अगर संसद ने वही बिल दोबारा राष्ट्रपति को भेजा तो इस बार उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको राष्ट्रपति की इन खास शक्तियों, वीटो पावर्स के बारे में और गहराई से समझाऊं?
नमस्ते। अब मैं आपको ये पूरी कहानी दुनिया की सबसे सरल भाषा में समझाऊंगा। हम हिंदी का उपयोग करेंगे, लेकिन जो जरूरी तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उन्हें इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि आप भविष्य के लिए एक प्रो बन सकें। शुरुआत। दूसरे सदन की यात्रा। बिल इन सेकंड हाउस। जब कोई बिल, कानून बनाने का सुझाव पहले हाउस सदन से पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में जाता है। वहां भी उसे उन्हीं 3 चरणों, 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है जिनसे वो पहले कमरे में गुजरा था। इसे ऐसे समझो जैसे आपने एक ड्राइंग बनाई और पहले अपनी मम्मी को दिखाई, फिर मम्मी ने उसे पापा के पास भेजा। अब पापा के पास उस ड्राइंग बिल को लेकर 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि पापा उस ड्राइंग को बहुत पसंद करें और बिना कुछ बदले पास कर दें, पास विदाउट अमेंडमेंट्स। दूसरा रास्ता यह कि पापा कहें, ड्राइंग अच्छी है पर इसमें लाल रंग की जगह नीला रंग भर दो, यानी बदलाव के साथ पास करें, पास विद अमेंडमेंट्स, और उसे वापस पहले हाउस के पास भेजें। तीसरा रास्ता ये कि पापा उसे सीधे मना कर दें, रिजेक्ट द बिल। और चौथा रास्ता ये कि पापा न हाँ कहें और न ना, बस उस कागज को अपनी मेज पर पड़ा रहने दें, कीप द बिल पेंडिंग। सहमति और झगड़ा, डेडलॉक। अगर दूसरा हाउस बिना किसी बदलाव के बिल पास कर देता है या फिर पहले वाला हाउस दूसरे हाउस के सुझावों, अमेंडमेंट्स को मान लेता है, तो माना जाता है कि दोनों ने हाथ मिला लिया है। अब वो बिल राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पास उनके हस्ताक्षर, एसेंट के लिए भेजा जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों हाउस आपस में लड़ने लगें। अगर पहला हाउस दूसरे हाउस की बात न माने या दूसरा हाउस बिल को पूरी तरह ठुकरा दे या फिर 6 महीने 6 मंथ्स तक कोई जवाब ही न दे, तो इसे डेडलॉक, गतिरोध या रुकावट कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 दोस्त खेल के नियम पर अड़ गए हों और कोई पीछे हटने को तैयार न हो। झगड़े का समाधान, संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग। जब ऐसा डेडलॉक हो जाता है तो स्कूल के प्रिंसिपल की तरह प्रेसिडेंट बीच में आते हैं। वो दोनों हाउस की एक जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इसमें दोनों कमरों के सभी लोग एक साथ बैठते हैं और फिर से वोटिंग होती है। यहां सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत का नियम चलता है, यानी जितने लोग वहां मौजूद हैं उनमें से आधे से ज्यादा 50% जोड़ 1 अगर हां कह दें तो बिल पास मान लिया जाता है। क्योंकि लोकसभा, पहला हाउस में सदस्य ज्यादा होते हैं, इसलिए अक्सर वही जीतते हैं। राष्ट्रपति की अंतिम शक्ति, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जब बिल दोनों हाउस से जीतकर निकलता है तो वो प्रेसिडेंट की मेज पर पहुंचता है। यहां राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वो अपनी एसेंट, सहमति दे दें। जैसे ही वो साइन करेंगे वो कागज का टुकड़ा, बिल, एक असली कानून यानी एक्ट बन जाएगा। दूसरा, वो अपनी असेंट को रोक लें, विथहोल्ड असेंट, जिससे वो बिल वहीं खत्म हो जाएगा। तीसरा, वो बिल को वापस भेज दें, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, और कहें कि एक बार फिर से सोच लो। सुपर पावर वाला नियम। यहां एक बहुत जरूरी बात है जो आपको जीनियस बनाएगी। अगर प्रेसिडेंट ने बिल वापस भेजा और संसद, पार्लियामेंट ने उसे फिर से पास कर दिया, चाहे बदलाव किए हों या ना किए हों, और उसे दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो इस बार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, मस्ट गिव हिज एसेंट। वो दूसरी बार मना नहीं कर सकते। कठिन शब्दों का उच्चारण और अर्थ, प्रोनंसिएशन और मीनिंग। अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स, बदलाव या सुधार। एसेंट, आधिकारिक मंजूरी या हस्ताक्षर। डेडलॉक, डेडलॉक, ऐसी स्थिति जहां कोई फैसला न हो पा रहा हो, रुकावट। रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन, किसी चीज पर दोबारा गहराई से सोचना। जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग, दोनों सदनों का एक साथ मिलकर बैठना। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी दूं ताकि आप चेक कर सकें कि आपको ये स्टेप्स याद हुए या नहीं? नमस्ते। अब हम इस पूरे विषय को इतनी सरलता से समझेंगे जैसे घर की कोई कहानी हो। मैं आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट की तरह तैयार करूंगा। हम हर अंग्रेजी शब्द, टेक्निकल वर्ड का मतलब भी समझेंगे और हिंदी में उसकी गहराई तक जाएंगे। मनी बिल क्या है? आर्टिकल 110। भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 एक बहुत ही खास नियम है। ये कहता है कि कोई भी कानून मनी बिल तब कहलाएगा जब उसमें सिर्फ ओनली पैसों से जुड़ी कुछ खास बातें होंगी।
इसे ऐसे समझो जैसे आपके घर का बजट। अगर पापा तय कर रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा, तो वो एक मनी मैटर है। 1. टैक्स का खेल, टैक्सेशन। संविधान कहता है कि अगर सरकार कोई नया टैक्स लगाना चाहती है, इम्पोजिशन ब्रेशन, पुराने टैक्स को खत्म करना चाहती है, एबोलिशन ब्रेशन, टैक्स में छूट देना चाहती है, रिमिशन ब्रेशन, टैक्स की मात्रा बदलना चाहती है, ऑल्टरेशन ब्रेशन, या टैक्स के नियमों को संभालना चाहती है, रेगुलेशन, तो उसे मनी बिल लाना होगा। उदाहरण, एग्जाम्पल, मान लो सरकार कहती है कि आज से चॉकलेट पर टैक्स लगेगा, या फिर इनकम टैक्स 10% से घटाकर 5% कर दिया जाए, तो ये सब मनी बिल के अंदर आएगा। 2. उधार लेना, बोरोइंग मनी। जब सरकार को देश चलाने के लिए किसी दूसरे देश या बैंक से पैसा उधार लेना होता है, तो उसके लिए भी नियम बनाने पड़ते हैं। संविधान के अनुसार भारत सरकार द्वारा पैसा उधार लेने के नियमों का प्रबंधन, रेगुलेशन करना भी मनी बिल का हिस्सा है। उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे अगर आप अपने दोस्त से पैसे उधार लेते हैं और उसके लिए कुछ शर्तें तय करते हैं, वैसे ही सरकार जब पूरी दुनिया से उधार लेती है तो वो कानून मनी बिल कहलाता है। 3. देश की तिजोरियां, फंड्स ऑफ इंडिया। भारत सरकार के पास पैसे रखने के लिए कुछ बड़ी तिजोरियां होती हैं। इनके नाम हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी तिजोरी जहां सारा टैक्स जाता है, और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इमरजेंसी के लिए रखी गई तिजोरी। इन तिजोरियों में पैसा डालना, पेमेंट इनटू बैश, या इनसे पैसा निकालना, विड्रॉवल बैश, और इनकी देखरेख करना, कस्टडी, सिर्फ मनी बिल के जरिए ही संभव है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी मम्मी की रसोई की बचत वाली गुल्लक, जिसमें से पैसे निकालने के लिए खास इजाजत चाहिए होती है। 4. पैसे का बंटवारा, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। तिजोरी में पैसा होना अलग बात है, लेकिन उस पैसे को किसी खास काम के लिए बुक करना अलग बात है। इसे अप्रोप्रिएशन कहते हैं। इसका मतलब है कि सरकार ये तय करती है कि तिजोरी से निकला हुआ 100 रुपया सड़क बनाने में लगेगा या स्कूल बनाने में। जब तक ये कानून पास नहीं होता, सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। 5. वीआईपी खर्चे, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या जजों की सैलरी। इन्हें चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अगर सरकार को ऐसे किसी नए खर्चे की घोषणा करनी हो या पुराने खर्चे की रकम बढ़ानी हो, तो वो भी मनी बिल के जरिए ही होगा। 6. हिसाब किताब की जांच, ऑडिट। देश की तिजोरी में कितना पैसा आया और कहां गया, इसका ऑडिट यानी हिसाब किताब की जांच करना बहुत जरूरी है। इससे जुड़े नियम या राज्यों के खातों की जांच की बातें भी इसी बिल का हिस्सा होती हैं। साथ ही इन सब बातों से जुड़ी कोई भी छोटी मोटी बात, इंसिडेंटल मैटर, भी मनी बिल मानी जाएगी। क्या मनी बिल नहीं है? व्हाट इज नॉट अ मनी बिल? हर वो चीज जिसमें पैसा शामिल है वो मनी बिल नहीं होती। यहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं, पर आप नहीं करेंगे। नीचे दी गई 3 चीजें मनी बिल नहीं मानी जाती। 1. जुर्माना, फाइन्स। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना और पुलिस ने आप पर जुर्माना, पेक्यूनियरी पेनल्टीज लगाया, तो वो मनी बिल नहीं है। 2. फीस। अगर आप अपना लाइसेंस बनवाने या पासपोर्ट बनवाने के लिए फीस देते हैं, तो वो सरकार की सेवा के बदले ली गई कीमत है, टैक्स नहीं, इसलिए ये भी मनी बिल नहीं है। 3. लोकल टैक्स, लोकल टैक्सेस। अगर आपकी नगर पालिका, लोकल अथॉरिटी कचरा साफ करने के लिए छोटा मोटा टैक्स लगाती है, तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आता। स्पीकर की ताकत, द पावर ऑफ द स्पीकर। ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। अगर कभी झगड़ा हो जाए कि क्या ये बिल सच में मनी बिल है या नहीं, तो इसका फैसला सिर्फ एक इंसान करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उनका फैसला अंतिम फाइनल होता है। उनके फैसले को किसी भी कोर्ट, संसद के किसी भी सदन, हाउस, या यहां तक कि खुद राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट भी चुनौती नहीं दे सकते। जब ये बिल राज्यसभा के पास भेजा जाता है या राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाता है, तो स्पीकर उस पर अपनी मुहर लगाकर लिख देते हैं कि ये एक मनी बिल है। मनी बिल का सफर, द स्पेशल जर्नी। मनी बिल एक वीआईपी की तरह चलता है। इसके नियम आम बिलों से अलग हैं। 1. सिर्फ लोकसभा ओनली। ये हमेशा सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। 2. राष्ट्रपति की मंजूरी, प्रायर रिकमेंडेशन। इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूछना जरूरी है। 3. 14 दिन का समय। जब यह राज्यसभा के पास जाता है तो उनके पास सिर्फ 14 दिन होते हैं। अगर 14 दिन में उन्होंने इसे वापस नहीं किया तो इसे अपने आप पास मान लिया जाता है। राज्यसभा इसमें बदलाव करने की सलाह तो दे सकती है, लेकिन लोकसभा उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। 4. साइन करना ही होगा। जब यह राष्ट्रपति के पास दोबारा जाता है तो वो इसे वापस नहीं भेज सकते। उन्हें इस पर साइन करने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही अनुमति दे दी थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दूं ताकि हम देख सकें कि आप अब इस विषय के मास्टर बने या नहीं?
This is your ultra-compact cheat sheet for the money bill. It is designed for high-density factual recall and rapid revision. Money bill, the executive summary, cheat sheet. Core identity and definition, Article 110. Defines a money bill. Only clause. Must contain only provisions related to the 6 criteria. Article 110, 1, A to G. Criteria 1, taxes. Imposition, abolition, remission, alteration, or regulation. Criteria 2, borrowing. Regulation of borrowing or giving guarantees by the union. Criteria 3, vaults. Custody/payment withdrawal from consolidated or contingency fund. Criteria 4, spending. Appropriation of money from the consolidated fund. Criteria 5, VIP pay. Declaring, increasing charged expenditure, e.g., salaries of judges. Criteria 6, checking. Audit of accounts or receipt of money into public account, consolidated fund. The non-money list, exclusions. Fines/penalties, not a money bill. Service fees, e.g., passports, licenses. Not a money bill. Local taxes. Taxes by local authorities, panchayats, municipalities for local use. Power centers and process. Article 109. Special procedure for money bills. Origin. Lok Sabha only. Cannot start in Rajya Sabha. Requirement. President's prior recommendation is mandatory. Article 117. Speaker's certificate. Speaker's decision is final. Cannot be questioned in any courthouse by President. Current fact. Speaker Om Birla, 18th Lok Sabha, holds this certifying power. Rajya Sabha RS limit. 14 days only. RS can only recommend changes. LS can reject them all. No joint sitting. Unlike ordinary bills, there is no provision for a joint sitting. Article 108. If houses disagree. President's assent. Can give or withhold, but cannot return for reconsideration. Daily revision tricks and memory anchors. 1. The 110-10914 rule. 110. What it is. Definition. 109. How it moves. Procedure. 14. Days Rajya Sabha can keep it before it self-destructs into a law. 2. The VIP only anchor. Think of a money bill as a VIP guest. Needs a pass, President's permission. Enters the front door, Lok Sabha. The guard, Speaker, checks the ID and stamps it, money bill. The backyard, Rajya Sabha, has no power to stop the guest. They can only watch for 14 minutes, days. 3. Keyword associations, appropriation. Assigning money to a specific bucket. Charged, fixed expenses that Parliament can't vote against. Finance Bill 2025. A recent example passed in March 2025 for the 2025-26 budget cycle. 4. Flashcard mental check. Can a private member introduce it? No. Only a minister. Government bill. Can the president say no? Technically yes, but practically impossible since he recommended it first. Can Rajya Sabha amend it? No, they can only suggest. Pro tips for toppers. Aadhaar case reminder. Keep in mind the Puttaswamy judgment where the court upheld Aadhaar as a money bill because its core, Section 7, involved spending from the consolidated fund, though dissenting judges called it a fraud on the Constitution. Check the year. We are in 2026. The Finance Bill, 2026, would follow the same 14-day rule during the budget session. Would you like me to create a 5-question mock test to see if you can spot the trap questions examiners usually set? नमस्ते। अब हम इस पूरे मनी बिल के सफर को दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझेंगे। आप बस इसे एक कहानी की तरह सुनिए। भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में पैसों से जुड़े कानूनों के लिए एक बहुत ही अलग और स्पेशल प्रोसीजर विशेष प्रक्रिया बनाई गई है। इसे आप घर के बजट की तरह समझ सकते हैं। जैसे घर में बड़े फैसले पापा या दादाजी की सलाह से होते हैं, वैसे ही देश के पैसों का बिल यानी मनी बिल पेश करने से पहले भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से प्रायर रिकमेंडेशन पहले से अनुमति लेना बहुत जरूरी है। जब राष्ट्रपति अपनी हाँ कह देते हैं तभी ये बिल आगे बढ़ता है।
यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक गवर्नमेंट बिल होता है जिसे केवल एक मिनिस्टर मंत्री ही पेश कर सकता है। कोई आम सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसे शुरू नहीं कर सकता। इसे आप ऐसे समझें कि जैसे घर की तिजोरी की चाबी सिर्फ घर के मैनेजर के पास होती है, वैसे ही देश के खजाने का हिसाब सिर्फ सरकार के मंत्री ही दे सकते हैं। जब राष्ट्रपति की परमिशन मिल जाती है तो ये बिल सबसे पहले लोकसभा में आता है। लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है क्योंकि वहां हमारे द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं। जब लोकसभा इस बिल को पास कर देती है तब इसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। राज्यसभा के पास इस मामले में बहुत कम ताकत यानी रिस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं। वो इस बिल को न तो रिजेक्ट कर सकती है और न ही इसमें अपनी मर्जी से कोई बदलाव अमेंड कर सकती है। राज्यसभा का काम सिर्फ एक सलाहकार जैसा होता है। उसे 14 दिनों के अंदर विदिन 14 डेज इस बिल को वापस लोकसभा भेजना पड़ता है। वो चाहे तो कुछ सुझाव रिकमेंडेशंस दे सकती है, लेकिन लोकसभा के ऊपर है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। अगर राज्यसभा 14 दिनों तक बिल को अपने पास दबाकर बैठ जाए और वापस न भेजे तो भी ये मान लिया जाता है कि बिल पास हो गया है। इसके बाद गेंद फिर से लोकसभा के पाले में आती है। लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को पूरी तरह ठुकरा सकती है या उनमें से कुछ को मान सकती है। जैसे ही लोकसभा अपनी फाइनल मुहर लगा देती है, ये बिल दोनों सदनों से पास माना जाता है। यहां साफ दिखता है कि पैसों के मामले में लोकसभा ही असली बॉस है और उसके पास राज्यसभा से कहीं ज्यादा शक्तियां हैं। अंत में यह बिल वापस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर असेंट के लिए जाता है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। राष्ट्रपति इस बिल को रिकंसिडरेशन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। वो ये नहीं कह सकते कि जाओ इसे एक बार फिर से चेक करो। उन्हें या तो अपनी सहमति देनी पड़ती है या वो उसे रोक कर रख सकते हैं। लेकिन असलियत में राष्ट्रपति हमेशा अपनी सहमति दे ही देते हैं, क्योंकि ये बिल उनकी ही प्रायर परमिशन शुरुआती अनुमति से शुरू हुआ था। तो ये था आपका मनी बिल, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति की अनुमति से हुई, जिसे सिर्फ मंत्री ने पेश किया, जहां लोकसभा सबसे ताकतवर रही और जिसे 14 दिन के अंदर राज्यसभा को वापस करना पड़ा। क्या आप जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 110 के तहत कौन कौन सी चीजें मनी बिल के अंदर आती हैं और कौन सी नहीं? बहुत बढ़िया। अब हम आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी जादुई लिस्ट है जो बताती है कि कौन सा बिल मनी बिल कहलाएगा और कौन सा नहीं। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे स्कूल में एक डायरी है जिसमें सिर्फ पैसों का हिसाब लिखा जाता है। अब उस डायरी में तुम होमवर्क की बात नहीं लिख सकते, उसमें सिर्फ फीस या खर्चे की बात होगी। वैसे ही आर्टिकल 110 कहता है कि एक बिल तभी मनी बिल होगा जब उसमें केवल ओनली ये बातें हों। सबसे पहले आता है टैक्सेशन कर। अगर सरकार कोई नया टैक्स लगाना चाहती है, पुराने टैक्स को हटाना चाहती है एबोलिशन, या उसमें कोई बदलाव ऑल्टरेशन करना चाहती है, तो वो मनी बिल होगा। जैसे अगर सरकार कहे कि आज से चॉकलेट पर टैक्स कम हो जाएगा, तो इसके लिए जो कानून बनेगा वो मनी बिल होगा। दूसरा बड़ा पॉइंट है बोरोइंग मनी, उधार लेना। अगर भारत सरकार किसी दूसरे देश या बैंक से पैसा उधार लेना चाहती है तो उसका नियम भी इसी में आता है। इसे ऐसे समझो जैसे घर की जरूरत के लिए बैंक से लोन लेना। इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। ये सरकार की वह मुख्य तिजोरी है जहां जनता के टैक्स का सारा पैसा जमा होता है। इस तिजोरी में पैसा डालना हो, पेमेंट इनटू, या इस तिजोरी से पैसा निकालना हो, विथड्रॉवल, ये दोनों ही काम मनी बिल के जरिए होते हैं। इसके अलावा अगर सरकार को किसी खास काम के लिए इस तिजोरी से पैसे अपोषण बांटना करने हैं तो उसे भी मनी बिल ही कहा जाएगा। जैसे देश में सड़कें बनाने के लिए या सेना के लिए करोड़ों रुपए निकालने हैं तो वो इसी कैटेगरी में आएगा। अब सबसे मजेदार बात, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो पैसे से जुड़ी तो दिखती हैं पर वो मनी बिल नहीं होती। जैसे अगर किसी ने रेड लाइट तोड़ी और उस पर फाइन जुर्माना लगा तो वो मनी बिल नहीं है। या फिर अगर आपकी गली की लोकल अथॉरिटी जैसे नगरपालिका कोई छोटा सा टैक्स लगाती है तो उसे भी मनी बिल नहीं माना जाता। ये फैसला कौन करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है? ये ताकत सिर्फ स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। उनका फैसला अंतिम होता है और कोई भी, यहां तक कि कोर्ट भी, उनके फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक टेबल बनाकर दूं जिससे आप ये कभी न भूलें कि कौन सी चीज मनी बिल है और कौन सी नहीं?
मेरे प्यारे छोटे दोस्त, आज हम भारत की पार्लियामेंट संसद की कहानी को दुनिया की सबसे आसान हिंदी में समझेंगे। कल्पना करो कि हमारा देश एक बहुत बड़ा स्कूल है। इस स्कूल को चलाने के लिए दो तरह की नियमों वाली किताबें, बिल्स होती हैं। पहली है मनी बिल, पैसों वाली किताब, और दूसरी है ऑर्डिनरी बिल, बाकी सब कामों वाली किताब। मनी बिल का मतलब होता है वो कागज जिसमें लिखा है कि जनता का पैसा कहां से आएगा, टैक्सेस, और कहां खर्च होगा। वहीं ऑर्डिनरी बिल का मतलब है वो नियम जो पैसे से नहीं बल्कि समाज की भलाई से जुड़े हैं, जैसे सड़कों के नियम या पढ़ाई के नियम। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके पास होने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नियम शुरू कहां से होते हैं, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। मनी बिल बहुत ही खास होता है, इसलिए इसे सिर्फ लोकसभा, निचला सदन में ही लाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा के लोगों को हम खुद चुनकर भेजते हैं और हमारे पैसों का फैसला सिर्फ हमारे द्वारा चुने हुए लोग ही कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक थोड़ा सीधा साधा है। इसे आप लोकसभा या राज्यसभा, ऊपरी सदन, किसी भी घर में शुरू कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे घर में पैसे खर्च करने का बड़ा फैसला सिर्फ पापा लोकसभा शुरू कर सकते हैं, लेकिन शाम को खाने में क्या बनेगा ये फैसला मम्मी या बच्चे कोई भी शुरू कर सकता है। अब बारी आती है कि ये बिल ला कौन सकता है। मनी बिल को सिर्फ एक मिनिस्टर, मंत्री ही पेश कर सकता है, क्योंकि सरकार चलाना मंत्रियों का काम है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल को कोई भी मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर, संसद का वो सदस्य जो मंत्री नहीं है, भी ला सकता है। इसके बाद एक बहुत जरूरी कदम आता है जिसे प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, राष्ट्रपति की अनुमति कहते हैं। मनी बिल पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूछना बहुत जरूरी है, जबकि ऑर्डिनरी बिल के लिए शुरू में राष्ट्रपति की परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। जब मनी बिल एक घर से दूसरे घर जाता है तो उस पर स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष, का एक सर्टिफिकेट लगा होता है। स्पीकर अपनी मोहर लगाकर कहता है, हाँ, ये सच में पैसों वाला बिल है। ऑर्डिनरी बिल के लिए ऐसे किसी खास सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। अब सबसे मजेदार बात, जब मनी बिल दूसरे घर यानी राज्यसभा में जाता है तो उनके पास बहुत कम ताकत होती है। वो इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकते हैं। अगर 14 दिन में उन्होंने हाँ नहीं बोला तो भी इसे पास मान लिया जाता है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल के मामले में राज्यसभा बहुत ताकतवर है। वो इसे मना भी कर सकते हैं और 6 महीने तक रोक कर भी रख सकते हैं। अगर किसी नियम पर दोनों घरों के बीच लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? ऑर्डिनरी बिल में राष्ट्रपति दोनों घरों को एक साथ बुलाते हैं, जिसे जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक कहते हैं, ताकि सब मिलकर फैसला करें। लेकिन मनी बिल में कोई लड़ाई नहीं होती, क्योंकि लोकसभा की बात ही आखिरी मानी जाती है। इसलिए यहां जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद जब बिल राष्ट्रपति के पास साइन होने जाता है तो मनी बिल को वो वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही हाँ कह दिया था। पर ऑर्डिनरी बिल को वो वापस भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि एक बार फिर से सोच लो। आखिरी और सबसे गंभीर बात है सरकार का गिरना। अगर लोकसभा में सरकार का मनी बिल हार जाता है, यानी फेल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि सरकार के पास अब पावर नहीं बची और पूरी सरकार को रेजिग्नेशन, इस्तीफा देना पड़ता है। ऑर्डिनरी बिल अगर फेल हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती, सिवाय उस केस के जब वो बिल किसी मंत्री ने पेश किया हो और उससे ये लगे कि अब सरकार के पास सपोर्ट नहीं है। तो मेरे छोटे दोस्त, संक्षेप में कहें तो मनी बिल मतलब पावर और पैसा, और ऑर्डिनरी बिल मतलब आम नियम और कानून। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूं जहां सरकार ने मनी बिल का इस्तेमाल करके बड़े बदलाव किए हों? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज हम अपने देश की पैसों वाली डायरी के बारे में सीखेंगे, जिसे हम फाइनेंशियल बिल्स कहते हैं। इसे समझने के लिए सोचो कि तुम्हारा घर एक बड़ा देश है। तुम्हारे पापा और मम्मी सरकार को घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और उन्हें यह भी तय करना होता है कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं।
जब भी सरकार को पैसों से जुड़ा कोई नया नियम बनाना होता है तो वो एक कागज पर अपना प्लान लिखती है जिसे हम बिल कहते हैं। अगर वो प्लान पैसों की कमाई, रेवेन्यू या पैसों के खर्च, एक्सपेंडिचर के बारे में है तो उसे फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक कहा जाता है। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी नियम वाली किताब, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहते हैं, उसने इन बिलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है ताकि कोई गलती न हो। सबसे पहले बात करते हैं मनी बिल्स की, जो आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 के अंदर आते हैं। इसे तुम एक स्पेशल गोल्ड बॉक्स की तरह समझो। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बातें होती हैं जो आर्टिकल 110 में लिखी हैं, जैसे कि नया टैक्स लगाना, टैक्स हटाना या सरकार का उधार लेना। इसमें सिर्फ प्योर पैसा होता है और कुछ नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। इसका मतलब है कि हर सोने का सिक्का एक सिक्का तो है, लेकिन हर सिक्का सोने का नहीं होता। मनी बिल इतना पावरफुल होता है कि इसे सिर्फ लोकसभा, निचले सदन में ही लाया जा सकता है, और इसे लाने से पहले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। अब दूसरे नंबर पर आता है फाइनेंशियल बिल आई, जो आर्टिकल 117(1) के अंदर आता है। ये एक मिक्स फ्रूट जूस की तरह है। इसमें आर्टिकल 110 वाली पैसों की बातें भी होती हैं और साथ में कुछ आम नियम, जनरल लेजिस्लेशन भी होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो सरकार एक नियम लाती है कि हम गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाएंगे, मनी पार्ट, और साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए नए नियम बनाएंगे, जनरल पार्ट। ये बिल भी मनी बिल की तरह सिर्फ लोकसभा में शुरू होता है और इसके लिए भी प्रेसिडेंट की पहले से सिफारिश चाहिए होती है। लेकिन एक बार जब यह चर्चा के लिए आ जाता है तो ये एक ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक बन जाता है। इसका मतलब है कि राज्यसभा, ऊपरी सदन इसे मना भी कर सकती है या इसमें बदलाव भी कर सकती है। अगर दोनों सदनों में लड़ाई हो जाए तो प्रेसिडेंट सबको एक साथ बिठाकर जॉइंट सिटिंग करवा सकते हैं। Image showing the legislative procedure difference between money bill and financial bill. 1. आखिर में आता है फाइनेंशियल बिल 2, जो आर्टिकल 117(3) के अंदर आता है। इसे तुम एक शॉपिंग लिस्ट समझो। इसमें कोई नए टैक्स या उधार की बात नहीं होती। बस इसमें यह लिखा होता है कि सरकार के गुल्लक, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें से पैसा खर्च करना है। ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बिल की तरह है। इसे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए शुरू में प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, इस बिल को तब तक पास नहीं किया जा सकता जब तक प्रेसिडेंट इसकी सिफारिश न कर दें। यानी आप चर्चा तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन आखिरी मोहर लगने से पहले पापा प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए होगी। मेरे प्यारे छात्र, याद रखना कि मनी बिल सबसे सख्त है क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा है। फाइनेंशियल बिल ऑफ आई आधा सख्त है क्योंकि वह शुरू लोकसभा से होता है पर बाद में साधारण बन जाता है। और फाइनेंशियल बिल 2 सबसे आसान है क्योंकि वह कहीं भी शुरू हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ असली उदाहरण, जैसे हाल ही में आए बजट या टैक्स बिल, देकर समझाऊं कि कौन सा बिल किस श्रेणी में आया था? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम भारत के सबसे बड़े नियमों के घर यानी पार्लियामेंट, संसद के बारे में बात करेंगे। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारे स्कूल में अलग अलग तरह के नोटिस निकलते हैं। कुछ नोटिस फीस के बारे में होते हैं, कुछ पिकनिक के बारे में और कुछ स्कूल के नियमों को बदलने के बारे में। भारत सरकार जो नोटिस या ड्राफ्ट बनाती है उसे हम बिल कहते हैं। मैं तुम्हें बहुत ही आसान हिंदी में दुनिया के सबसे बेहतरीन उदाहरणों के साथ ये तीनों बातें समझाऊंगा। 1. Financial bill. I. Financial bill. I. इसे तुम एक कॉम्बो मील की तरह समझो। जैसे एक बर्गर किंग के कॉम्बो में बर्गर, पैसा, टैक्स भी होता है और साथ में कोल्ड ड्रिंक, आम नियम भी। फाइनेंशियल बिल आई में आर्टिकल 110 की बातें होती हैं, जैसे जनता पर नया टैक्स लगाना या कर्ज लेना, और साथ में जनरल लेजिस्लेशन, आम कानून भी होते हैं, जैसे उस टैक्स को संभालने के लिए एक नई कचहरी बनाना। यह बिल शुरू होने में मनी बिल जैसा है। इसके लिए 2 शर्तें बहुत जरूरी हैं। पहली, इसे सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
दूसरी, इसे शुरू करने से पहले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति यानी घर के सबसे बड़े बुजुर्ग की रिकमेंडेशन, सिफारिश मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन एक बार जब ये पेश हो जाता है तो यह एक ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल की तरह बर्ताव करता है। इसका मतलब है कि राज्यसभा इसे पूरी तरह रिजेक्ट भी कर सकती है और इसमें बदलाव, अमेंड भी कर सकती है। अगर दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई हो जाए तो प्रेसिडेंट सबको एक साथ बिठाकर जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक करा सकते हैं ताकि फैसला हो सके। 2. Financial Bill 2. Financial Bill 2. इसे तुम एक खर्चों की लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट समझो। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाता, यानी इसमें आर्टिकल 110 वाली बातें नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य तिजोरी से पैसे खर्च करने, एक्सपेंडिचर की बात होती है। यह बिल बहुत ही सीधा साधा है और इसे ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल की तरह माना जाता है। इसे शुरू करने के लिए प्रेसिडेंट की पहले से कोई परमिशन यानी प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती। इसे किसी भी घर में, लोकसभा या राज्यसभा, शुरू किया जा सकता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जब इस बिल को पास करने की बारी आती है तब प्रेसिडेंट की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होती है। बिना उनकी आखिरी मंजूरी के कोई भी हाउस इसे पास नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर सरकार को एक नया पुल बनाने के लिए तिजोरी से पैसे चाहिए तो वो ये बिल लाएगी। 3. Constitutional Amendment Bill. Constitutional Amendment Bill. ये सबसे ताकतवर बिल है। इसे तुम स्कूल की डायरी के नियम बदलना समझो। जब भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, देश की सबसे बड़ी नियम किताब में कुछ बदलना हो तब ये बिल लाया जाता है। इसकी पहली खास बात यह है कि इसे किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए प्रेसिडेंट से पहले पूछने या रिकमेंडेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसे पास करना बहुत मुश्किल है। इस बिल को दोनों हाउस को इंडिविजुअली, अलग अलग पास करना पड़ता है। अगर लोकसभा ने हाँ कहा और राज्यसभा ने ना कहा तो बिल वहीं खत्म, डेड हो जाता है। इसमें जॉइंट सिटिंग, सबको एक साथ बिठाकर वोटिंग कराना का कोई प्रावधान नहीं है, यानी आप किसी भी हाउस को मजबूर नहीं कर सकते। अंत में जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनके पास ना कहने का अधिकार नहीं होता, उन्हें इस पर साइन करने ही पड़ते हैं। Pronunciation Guide, उच्चारण निर्देश। Recommendation, recommendation, सिफारिश। Expenditure, expenditure, खर्चा। Individually, individually, अकेले अकेले, अलग अलग। Legislation, legislation, कानून बनाना। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों के बीच के अंतर को याद रखने के लिए आपके लिए एक छोटा सा मेमोरी कोड या शॉर्टकट बनाऊं? This is your war-ready revision sheet. It is condensed to the absolute core, including 2026 relevant data and memory anchors to ensure you never confuse these three again. 1. Financial Bill I. The Hybrid Bill. Article 117 1. Nature. Money. Art 110. Plus. General Law. Introduction. Lok Sabha only. Prior consent. President's recommendation required. Art 117.1. Passing, like an ordinary bill. RS power. Can amend or reject. Deadlock. Joint sitting is allowed. Art 108. Latest rule. Certification by Speaker as money bill is not needed for this. 2. Financial Bill 2. The Spending Bill. Article 117.3. Nature. Expenditure from Consolidated Fund of India, CFI. Introduction. Either House, LS, or RS. Prior consent not required for introduction. Special condition. Cannot be passed unless President recommends consideration to the House. Passing. Treated exactly like an ordinary bill. RS power. Full power to amend or reject. Deadlock joint sitting is allowed. 3. Constitutional Amendment Bill. The Rule Changer. Article 368.
Introduction. Either House, LS, or RS. Who introduces? Minister or private member. Prior consent. Not required from President. Majorities. Special majority. 2/3 present. And voting. Plus 50% total strength. Ratification. Needs 50% of states' consent if affecting federal features. Joint sitting. Strictly prohibited. Both must pass individually. President's assent. Obligatory. 24th Amendment, 1971. President cannot say no. 2025-26. Fact. Keep an eye on the 130th Amendment Bill, 2025, regarding removal of ministers in custody. It is currently a major topic in the 2026 budget session. Memory anchors and mnemonics. FB1 is a money starter. Starts like a money bill, LS plus president, but finishes like a normal bill, RS plus joint sitting. FB2 is a shopping list. You can make the list anywhere, either house, but you need grandpa's, president's okay before you finally pay at the counter, passing. Cab no sitting. You cannot sit together, number joint sitting, to change the Constitution cab. It's too serious for a shortcut. Daily revision tricks. The 3-2-1 method. 1. Morning active recall. 3 minutes. Without looking at this sheet, try to name the article numbers for all 3 bills. 2. Afternoon the swap. 2 minutes. Imagine a bill starts in Rajya Sabha. Ask yourself, can this be a financial bill I? Answer no. This trains your brain to spot illegal procedures. 3. Night memory anchor, 1 min. Visualize the president. For FB1, he's at the front door. Introduction. For FB2, he's at the exit door, passing. For cab, he's a rubber stamp, must sign. Would you like me to create 5 high-difficulty MCQ questions based on the latest 2026 trends to test your speed?